हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपनी राजस्थान की भूगोल की क्लास के अंतर्गत थार के मरुस्थल का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, आड़ोतिक पठार यानी फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश का अध्ययन कर चुके थे। और थार के मरुस्थल में हमने उसकी उत्पत्ति देख ली थी, उसकी विशेषताएं देख ली थी। भारत में थार के मरुस्थल की क्या विशेषताएं, विश्व के संदर्भ में क्या है। तो बाद में हम आज बात करेंगे राजस्थान में थार के मरुस्थल की विशेषताएं। राजस्थान में थार के मरुस्थल की विशेषताएं तो हमने उससे पहले देख चुके थे कि थार का मरुस्थल की उत्पत्ति किस काल में हुई, राजस्थान में थार का मरुस्थल कितने जिलों में है और भारत में कितने राज्यों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है, और भिन्न भिन्न राज्यों में यानी देश में पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार हम आज की अपनी क्लास में देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषताएं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि थार का मरुस्थल राजस्थान में थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आ जाता है, जिसका लगभग राजस्थान में 61.11% क्षेत्रफल आ जाता है। यानी तो बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आ जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा था। थार का मरुस्थल आ जाता है। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करना चाहें तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, अगर क्षेत्रफल की आपसे पूछा जाए कि कितना क्षेत्रफल है सबसे बड़ा, तो वो आ जाता है 61.11%। अब बात करते हैं दूसरी विशेषता की। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा तो थार का मरुस्थल आ जाता है, और सबसे छोटा पूछा जाए तो हाड़ौती का पठार यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाता है। तो फिर बात करते हैं हम थार के मरुस्थल की दूसरी विशेषता की। इसमें सबसे जनघनत्व की दृष्टि से कौन सा स्थान आ जाता है, तो राजस्थान में थार का मरुस्थल का सबसे कम जनघनत्व है, क्योंकि क्षेत्रफल तो 61.11% है, और इसकी जनसंख्या की अगर हम बात करना चाहें तो लगभग 40% जनसंख्या राजस्थान की थार के मरुस्थल में निवास करती है। तो बात करें राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश आ जाता है। बात करें कि इसका जनघनत्व कितना है, कितनी परसेंट इसमें जनसंख्या निवास करती है, तो इसके अंतर्गत 40% जनसंख्या निवास करती है। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा, तो वो पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाता है। अब बात करें कि इसमें थार के मरुस्थल में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, किस चट्टान की इसमें प्रधानता है और किस खनिज पाई जाती है। तो तीसरी विशेषताएं बात करें तो थार के मरुस्थल में टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानें जो कि प्रदार चट्टानों के रूप में पाई जाती है, कालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। जो कि परतदार चट्टान के रूप में है। अब बात करें कि इन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम के भंडार, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर। तो इसमें बात करें कि कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस और चूना पत्थर पाए जाते हैं। अब बात करें कि ये जो खनिज पाए जाते हैं किस किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं बीकानेर नागौर बेसिन में, जहाँ पर पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, और पलाना, बीकानेर और अपनी कपूडी जालीपा क्षेत्र है बाड़मेर में, उसमें लिग्नाइट कोयला के भंडार है। और जो अपने नागौर जोधपुर का एरिया आ जाता है उसमें केमिकल ग्रेड का जो चूना पत्थर है उसकी प्रधानता आ जाती है। और जो बाड़मेर सांचौर जैसे बेसिन का प्रदेश है उसमें पेट्रोलियम पदार्थ है, सर्वाधिक भंडार पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें तो बाड़मेर
700 बेसिन, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार कि पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार किन किन क्षेत्र में है, तो आपको ऑप्शन मिल सकता है सागर सब बेसिन, बाड़मेर 700 बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, इस प्रकार से। तो अपना उत्तर हो जाएगा बाड़मेर 700 बेसिन, जिसमें क्या है बेसिन, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार मिले हैं, पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार। ठीक है, सर्वाधिक भंडार इसी क्षेत्र में। फिर दूसरा नंबर पर हम बात करना चाहें तो वो आ जाता है सागर सब बेसिन, सागर सब बेसिन। अब इसमें बात करें किस खनिज की प्रधानता है इस क्षेत्र में, तो सागर सब बेसिन में आ जाती है प्राकृतिक गैस की, प्राकृतिक गैस। फिर बात करना चाहें सागर बेसिन हो गया, बाड़मेर 700 बेसिन हो गया, फिर पलाना क्षेत्र बीकानेर के अंतर्गत आता है, पलाना बीकानेर। और दूसरा की अगर हम बात करें बीकानेर में तो वो आ जाता है कपूडी जालिपा, कपूडी जालिपा, जो कि बाड़मेर में है। ये क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये यहाँ पर लिग्नाइट कोयला के क्या मिले भंडार मिले, लिग्नाइट कोयले के भंडार मिले हैं। लिग्नाइट कोयले के भंडार मिले हैं। फिर हम बात करना चाहें पलाना हो गया बीकानेर वाला, कपूडी जालिपा बाड़मेर का एरिया हो गया। फिर आपसे पूछा जाए सोनू क्षेत्र, सोनू क्षेत्र जो कि जैसलमेर में है। तो इसमें देखते हैं किस क्षेत्र किसके खनिज है, तो इसमें चूना पत्थर के भंडार मिले हैं, चूना पत्थर के। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए कि नागौर, नागौर जोधपुर में किस खनिज के भंडार है, नागौर जोधपुर में अगर पूछा जाए तो वो आ जाता है केमिकल ग्रेड, ग्रेड किसका, चूना पत्थर का। ठीक है, ये बात हो गई खनिज के थार के मरुस्थल में कौन कौन से खनिज के भंडार मिले हैं। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ का बता दिया, प्राकृतिक गैस हो गया, लिग्नाइट कोयले के भंडार बता दिए, चूना पत्थर हो गया, केमिकल ग्रेड का पत्थर हो गया। अब बात करें कि इसमें थार के मरुस्थल में मृदा यानी मिट्टी कौन सी पाई जाती है, मिट्टी। तो थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी। इसका वैज्ञानिक अगर हम नाम की बात करें रेतीली बलुई मिट्टी, ठीक है, तो वो नाम देखने को मिलता है हमें कौन सा, एंटीसोल मृदा। जब हम मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन यानी सोल का अध्ययन करेंगे, मृदा का अध्ययन करेंगे, तब देखेंगे कि कौन कौन से भाग में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मिट्टी हो गई, इसकी विशेषताएं हो गई। अब बात करें कि इसमें थार के मरुस्थल में वर्षा कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर के मध्य होती है, इसमें कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इसकी मुख्य नदी कौन सी आ जाती है, इसकी सिंचाई का साधन प्रमुख साधन कौन सा है, और इसकी जो थार का मरुस्थल है इसकी ढाल किस से किस तरफ है। तो फिर बात करना चाहेंगे हम आगे थार के मरुस्थल में वर्षा। अगर वर्षा की बात करना चाहें तो थार के मरुस्थल में 50 सेंटीमीटर से बारिश कम होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जिससे थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया, अर्ध शुष्क शुष्क और अर्ध शुष्क। ठीक है, 50 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटे गया, शुष्क मरुस्थल और कौन सा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। मरुस्थल थार का मरुस्थल अर्ध शुष्क मरुस्थल हो गया। थार का मरुस्थल का दो भागों में यानी मात्रा, वर्षा की मात्रा के आधार पर इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी यानी कितनी सेंटीमीटर से शुष्क मरुस्थल में बारिश होती है, और जो 50 सेंटीमीटर अरावली से गुजरती है, अरावली के मध्य से यानी 50 सेंटीमीटर से बारिश से कम होती है, वो थार के मरुस्थल का पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है 50 सेंटीमीटर वर्षा। फिर बात करते हैं कि वनस्पति, थार के मरुस्थल में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। थार के मरुस्थल में अगर हम वनस्पति की चर्चा करना चाहें कि थार के मरुस्थल में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो सबसे पहले आ जाती है थार के मरुस्थल में
मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है, मरुदभिद वनस्पति। इसका अगर हम दूसरा आपको नाम कहीं देखने को मिले तो जीरोफाइट्स वनस्पति भी मिल सकता है, जीरोफाइट्स। अब बात करें कि इस वनस्पति में कौन कौन सी घास या पेड़ शामिल हैं मरुदभिद वनस्पति के अंतर्गत। तो मरुदभिद वनस्पति के अंतर्गत अगर हम घास की चर्चा करना चाहें तो इसके अंतर्गत आ जाता है सेवन घास, दामन घास, सेवन दामन करड़ और अंजन लिलोण, और जो नागफणी अपनी वो आ जाता है, खजूर आ जाते हैं, नागफणी, कैक्टस भी कह सकते हैं इसको, कैक्टस, खजूर, आक और जो मरुस्थलीय घास। अब अगर मरुस्थलीय घास की बात करना चाहें कि मरुस्थलीय घास में कौन सी घास आती है, तो सेवण सबसे इम्पोर्टेंट घास है, इसका वैज्ञानिक नाम, और किस क्षेत्र में सर्वाधिक है, इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं सेवण घास की, उसकी भी हम चर्चा करते हैं साथ में। तो सेवण घास आ जाती है, दामन आ जाती है, करड़, अजन, लिलोण, ठीक है। इन घास से सेवण, दामन, करड़ और लिलोण से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका अब तक कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो पीछे वन रक्षक की हो, और आपने सीईटी में भी देखा होगा कि अपनी जो राजस्थान भूगोल की क्लास चल रही है उसमें से इतने ही दिनों में कितना पढ़ा है, उसमें से कितने से प्रश्न आए हैं। फिर बात करते हैं, जो हमने वनस्पति की बात कर ली, अब बात करें कि थार के मरुस्थल में प्रमुख फसल कौन सी बोई जाती है। तो थार के मरुस्थल में आपको पता है कि जो बारिशी 50 सेंटीमीटर से कम होती है तो फसल के रूप में बाजरा हो जाएगा, प्रमुख रूप से बाजरा बोया जाता है पश्चिमी मरुस्थल में, पश्चिमी राजस्थान बोल दो चाहे, तो बाजरा आ जाता है, जवार, गंवार, मूंग और मोठ आ जाता है, ठीक है, ये होगी फसल। अब बात करें कि जो राजस्थान के बीकानेर शहर में जो मरुधरा जैविक पार्क बना हुआ है, कैक्टस गार्डन कुलदरा ग्राम जैसलमेर में बना हुआ है, वो भी थार के मरुस्थल में बने हुए हैं। और बात करें फसल होगी, फिर बात करें मुख्य नदी कौन सी है थार के मरुस्थल की, तो थार के मरुस्थल में थार के मरुस्थल की मुख्य नदी एक है, वो आ जाती है लूणी नदी, लूणी नदी, जो अपवाद अंतर में पूरी पड़ेंगे कि कौन से ज़िले यानी अजमेर से, नागपाड़ से, पुष्कर से इसका उद्गम होकर किन किन जिलों से गुजरती है, और इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको किस उपनाम से जाना जाता है। फिर बात करें कि थार के मरुस्थल में सिंचाई का साधन क्या है। सिंचाई का साधन की अगर हम बात करना चाहें, सिंचाई का साधन तो सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा, नहर से। फिर बात करें कि कौन सी नहर आ जाती है थार के मरुस्थल में, तो इंदिरा गांधी नहर 8 जिलों को आपूर्ति करती है, फिर गंग नहर आ जाती है, भाखड़ा नहर आ जाती है, मरुगंगा नहर आ जाती है, ठीक है। ये तो हो गई इस सिंचाई का साधन। अगर नहर की अगर हम चर्चा करना चाहें तो सबसे पहले आ जाती है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, और इंदिरा गांधी नहर हो गई, एक बताई थी आपको मैंने इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, गंग नहर के बाद में मैंने आपको एक मरुगंगा नहर भी बताई थी, मरुगंगा नहर हो गई। फिर बात करें अगर तो भाखड़ा नहर भी आ जाती है, ठीक है, ये हो गई भाखड़ा नहर। अब हम चर्चा करते हैं अपने कि थार के मरुस्थल की ढाल किस साइड है, यानी थार के मरुस्थल में जो नदी प्रवाहित होती है या जल प्रवाहित होता है वो किस साइड से किस दिशा में प्रवाहित होता है। तो अगर इस प्रदेश की हम ढाल की बात करें तो उत्तर पूर्व से, कि ये अपना राजस्थान हो गया, इसमें जो पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल में जो लूणी नदी प्रवाहित होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आती है, तो इसकी ढाल हो गई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और अब अपना आज हमने देखा कि थार के मरुस्थल की क्या क्या विशेषता आ जाता है। थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आ जाता है जिसका क्षेत्रफल 61.11% आ जाता है। फिर हमने देखी जनघनत्व की दृष्टि से देखा इसका स्थान, फिर इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती है, इसमें कौन से खनिज के भंडार मिले हैं उसकी भी चर्चा कर ली। फिर इसकी मिट्टी देखी, रेतीली बलुई मिट्टी भी थार के मरुस्थल में है जो रेंटिसोल मृदा भी कहा जाता है इसको वैज्ञानिक नाम से।
फिर हमने देखा कि थार के मरुस्थल में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, जो शुष्क और शुष्क मरुस्थल दो भागों में बांटा गया। वर्षा की मात्रा के आधार पर फिर थार के मरुस्थल की वनस्पति का अध्ययन किया। फिर हमने उसमें कौन कौन सी फसल मुख्य है उसकी सब देखा, और फिर हमने ढाल की बात करी। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक हम यानी नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं थार के मरुस्थल में, यानी जो मुख्य शब्दावली देखने को मिलती है थार के मरुस्थल में कई नाम हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे थली हो गया, लू हो गया, बबूलिया हो गया। ये क्या क्या है, इनके क्या विशेषताएं हैं थार के मरुस्थल की शब्दावली देखने को मिलती है, उसकी हम चर्चा करते हैं। शब्दावली, तो अगर हम शब्दावली की बात करना चाहें तो हमारे सामने सबसे पहले आता है एक नाम थली। अगर हम थली की बात करेंगे, थली शब्द का क्या अर्थ है, तो थार के मरुस्थल का स्थानीय नाम से थली के नाम से जाना जाता है थार के मरुस्थल को, यानी जो थार के मरुस्थल के अंतर्गत जो जिले आते हैं वहाँ पर इस मरुस्थल को थली के नाम से जाना जाता है। और दूसरा नाम, जो अपनी लूनी नदी बहती है, जो लूनी बेसिन है, लूनी नदी जो प्रवाहित होती है उसके आसपास का जो उत्तरी भाग है, जो मैंने आपको लूनी नदी बताई उसका उत्तरी भाग है, उसको भी थली के नाम से जाना जाता है, जैसे जो कि बीकानेर से चूरू तक का मरुस्थलीय पट्टी के रूप में है। फिर अगर हम बात करना चाहें कि थार के मरुस्थल में जो लहरदार स्थलाकृति यानी बालुका स्तूपों से जो स्थलाकृति बनती है रेतीली बलुई मिट्टी से, उसे दोहरे के नाम से भी जाना जाता है, वो उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो लूनी बेसिन थार के मरुस्थल का स्थानीय नाम हो गया लूनी बेसिन का। दूसरा हो गया लूनी बेसिन का आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, लूनी बेसिन का उत्तरी भाग को थली के नाम से जाना जाता है, थली। और दूसरा अगर हम इसकी चर्चा करना चाहें कि और क्या, तो थार के मरुस्थल का स्थानीय नाम, थार के मरुस्थल का स्थानीय नाम भी थली आ जाता है। इस प्रकार हमने थार के मरुस्थल की जो शब्दावली है उसमें शब्दावली में सबसे पहले थली के ऊपर चर्चा की। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर लू शब्द देखने को मिलता है। लू क्या होती है, तो लू जो थार के मरुस्थल में स्थानीय गर्म पवनें चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में, जब वहाँ की मरुस्थल में जो मिट्टी गर्म हो जाती है, जिससे जो पवनें गर्म होकर जो चलती है ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल में चलने वाली गर्म और जो शुष्क पवनें होती है, स्थानीय पवनें जो शुष्क पवनें होती हैं, उन्हें लू के नाम से जाना जाता है। तो हम कल लिखेंगे लू के बारे में। और जो अपना बबूलिया आ जाता है वो किस प्रकार इसकी उत्पत्ति होती है, माउट शब्द हमारे को देखने को मिला था पहले, वो क्या है, कौन सी वर्षा में कौन सी विक्षोभ से उसकी उत्पत्ति होती है, कौन से सागर से उत्पत्ति होती है, और एक पूर्वैया शब्द क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसकी हम चर्चा नेक्स्ट कल की क्लास में देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।